हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके थे कि मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में परमार वंश, कलचुरी वंश या चेदी वंश के बारे में। इसी के साथ ही राजा भोज की उपलब्धियां क्या थीं, मध्य प्रदेश में किस वंश के शासक को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परमार वंश। जो परमार वंश है, परमार वंश के शासक उपेंद्र को माना जाता है। तो जो उपेंद्र थे परमार वंश के शासक, उन्हें इस वंश का संस्थापक माना जाता है। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब जब 9वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे मालवा में एक वंश की स्थापना हुई थी जिसे परमार वंश के नाम से जाना जाता है। संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र थे। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? तो राजा भोज परमार को इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। परमार वंश की राजधानी पहले उज्जैनी थी, लेकिन राजा भोज के शासनकाल में इसकी राजधानी धारा नगरी स्थानांतरित की गई थी और इसे आज धार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं राजा भोज की, क्योंकि यह काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे परमार वंश के। और एमपीपीएससी मेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज परमार की उपलब्धियों के बारे में लिखिए, तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि 6 नंबर में या 5 मार्क में अगर यह क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाए। सबसे पहले जो राजा भोज थे, एक विद्या प्रेमी एवं प्रकांड पंडित थे और इन्होंने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। धारा नगरी को किस परमार शासक द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था? तो राजा भोज परमार द्वारा बनाया गया था। धारा नगरी विद्या और कला का प्रमुख केंद्र थी। धार प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगे देव को पराजित किया था। यह भी पूछा जा सकता है कि राजा भोज के द्वारा किस शासक को पराजित किया गया था? तो कलचुरी वंश के शासक गंगे देव को पराजित किया गया था। राजा भोज ने जो कच्छप घाट शासक थे, उनका शासन ग्वालियर पर था, तो उनसे भी ग्वालियर को छीनने का प्रयास किया था, परंतु जो ग्वालियर के कच्छप घाट शासक थे, उन्हें चंदेल वंश के उनके साथ अच्छे संबंध थे। इस कारण से राजा भोज यह ग्वालियर नहीं छीन पाए थे, असफल रहे थे। इसके अलावा राजा भोज ने अपने शासनकाल में राजधानी उज्जैन से धारा नगरी स्थानांतरित की और मालवा को काफ़ी उन्नत एवं समृद्ध बनाया था। राजा भोज ने अपने ही शासनकाल में धार में सरस्वती सदन और कालिका मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो धार में सरस्वती सदन है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो धार का किला है, उसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 5 पहाड़ियों पर भोपाल नगर बसाया था। भोपाल नगर में ही भोजताल और भोपाल के समीप ही भोजेश्वर मंदिर स्थापित किया था, जो भोजपुर में है। जो भोजेश्वर मंदिर भोजपुर में है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है और इसे मध्य प्रदेश के सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सोमनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो भोजपुर को जाना जाता है। यह प्री के फैक्ट हैं। राजा भोज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्हें कविराज भी कहा जाता है और संस्कृत में अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे साम्रागण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, उदंड मार्तंड और योग सूत्र वित्ती, यह प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तो यह परमार वंश के बारे में था और इनकी उपलब्धियों से स्पष्ट होता है कि राजा भोज थे जो वह उच्च कोटि के विद्वान और एक पराक्रमी शासक थे। हम इसके क्वेश्चन के निष्कर्ष में यह लिख सकते हैं कि जो राजा भोज थे वह एक उच्च कोटि के विद्वान, पराक्रमी शासक और भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका निष्कर्ष भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वंश हम देखें कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश देखने से पहले हम इसकी एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो वह हमें ज़्यादा आसानी से याद होता है। तो जब जो कलचुरी वंश था, यह मुख्य रूप से 2 जगह पे था। पहले माना जाता था कि कलचुरी वंश महिष्मती इनकी कलचुरी वंश की राजधानी थी, लेकिन जब इस वंश पर चालुक्यों द्वारा आक्रमण किया गया या इस क्षेत्र पर, तो जो कलचुरी वंश के शासक थे महिष्मती से,
वह भागकर चेदी जनपद की ओर भागे और उन्होंने त्रिपुरी, जो जबलपुर के समीप है, उसको अपनी राजधानी बनाया। अब त्रिपुरी के समीप इन्होंने नई अपनी राजधानी कलचुरी वंश का स्थापना की थी, तो इसे नए संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है तो हम अभी इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जो कलचुरी वंश के एक प्रतापी शासक हुए युवराज देव करके थे, उन्होंने मालवा पे अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण किया और बार बार आक्रमण करने के कारण उन्हें उज्जैनी भुजंग के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के दरबार में एक राजशेखर करके कवि भी रहते थे। इसके अलावा जब गंगेय देव यहाँ के शासक थे तो राजा परमार के द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। हमने अभी पढ़ा था कि राजा भोज के द्वारा कलचुरी वंश के शासक गंगेय देव को पराजित किया गया था। अब इन्हें पराजित कर लिया गया था और त्रिपुरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। परंतु जो गंगेय देव थे, इनके पुत्र थे कर्णदेव। कर्णदेव ने अपनी पिता की पराजय का बदला लेने के लिए पुनः मालवा पर एक त्रिगुट बनाकर आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित कर दिया था और इस प्रकार से मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी प्रकार से कलचुरी वंश में मालवा का क्षेत्र शामिल हो गया था। और जो कर्णदेव थे, एक इनके प्रतापी शासक थे, उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी, जिस कारण से उन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। अब हम इसके फैक्ट देखते हैं। तो कलचुरी वंश की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो महिष्मती थी। इसके अलावा इसका शासक कौन था? तो कृष्णराज यहाँ पे, जो महिष्मती राजधानी थी, वहाँ पे शासक था। बुद्धराज इसके शासक अगले शासक थे और इन्होंने चालुक्य नरेश मंगलेश के साथ ही पराजित हुए थे। युद्ध हुआ था तो मंगलेश के साथ पराजित होने के कारण इन्होंने महिष्मती छोड़कर चेदी महाजनपद की ओर प्रस्थान किया और त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश है, त्रिपुरी को राजधानी बनाया था और वहाँ पे कलचुरी वंश की स्थापना की थी। तो वहाँ के कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोकल्य को वहाँ का संस्थापक माना जाता है। कलचुरी वंश का प्रथम प्रतापी शासक युवराज देव था, जो 915 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के लिए आक्रमण बार बार करता था और इसे ही उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री का फैक्ट है कि उज्जैनी भुजंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो कलचुरी वंश के शासक युवराज देव को जाना जाता है। नेक्स्ट, युवराज देव के दरबार में प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर को आश्रय प्राप्त था और राजशेखर ने विद्यासाल भंजिका और काव्य मीमांसा नामक ग्रंथों की रचना भी की थी। नेक्स्ट हम देखें तो 1015 ईस्वी में गंगेय देव गद्दी पर बैठा और इसे मालवा के शासक राजा भोज ने पराजित किया और त्रिपुरी पर आधिपत्य कर लिया। यह हमने अभी पढ़ा था। और 1055 में गंगेय देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कर्णदेव शासक बना और पराजय का बदला लेने के लिए त्रिगुट संघ बनाया और राजा भोज को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। कर्णदेव की ही साम्राज्य विस्तार की नीति थी और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी इस नीति के तहत और इसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण इसे ही हिंदू नेपोलियन कहा जाता। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कर्णदेव, जो कलचुरी वंश का शासक था। नेक्स्ट, 1073 में कर्णदेव की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी यशकर्ण और गयाकर्ण शासक बने और 1210 ईस्वी में चंदेल शासक त्रिलोक वर्मन ने कलचुरी वंश के साम्राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था और इस प्रकार से कलचुरी वंश का अंत हो गया। इसका अंतिम शासक विजय देव को माना जाता है। और फिर बाद में जब चंदेल वंश ने कलचुरी वंश पर अधिकार कर लिया था तो 1305 के आसपास कलचुरी वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उसके पहले चंदेल वंश को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में परमार वंश, राजा भोज के बारे में उपलब्धियाँ एवं कलचुरी वंश के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।